इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है और चलते हैं और बात करते हैं आज के मेहमान से। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती शकुन पाटिल से। तो शकुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत, हमारी बहनों का जो कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी है उसमें। तो नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम शकुन पाटिल है। जैसा कि मैम आपने मुझे बताया कि ये बहनों का कार्यक्रम है, तो मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। ये कि हम घर की महिलाएं जब 40 इयर्स की हो जाती है तो हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए और हमारी दिनचर्या ऐसी होना चाहिए कि हम अपने परिवार को भी संभाल सके और अपने आप को भी स्वस्थ रख सके। इसलिए मैं बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि सुबह उठे, 1 गिलास गुनगुना पानी पिए और योग करे और योग के अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा योगाभ्यास करे और संतुलित आहार ले और अपने आप को स्वस्थ रखें। जी, जैसे कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ और मैंने न्यूट्रिशन का एक कोर्स किया है, उसमें हमें अपने आप का ख्याल रखना सिखाया जाता है और हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अच्छी नींद लेना चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए और हमें व्यायाम करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि बीजों का उपयोग करके भी हम शरीर में जो तत्वों की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, तो जैसे घरेलू तौर पे हम कौन कौन सी चीजों का सेवन करें जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो? जैसा कि हमारा आहार जो है, तो आहार में हमें सुबह के टाइम में थोड़ा सा स्मूदी, सेव, पालक, संतरा इनको खाना चाहिए। दोपहर में हमें थोड़ा सा सलाद लेना चाहिए। सलाद के बाद में हमें भोजन करना चाहिए। दोपहर के भोजन के आधा घंटा के बाद हमको थोड़ा सा पानी में चुटकी भर हींग पीना चाहिए। हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है। और शाम के टाइम भीगे हुए अखरोट हो गए, बादाम, नारियल पानी, नींबू पानी, 1 मुट्ठी भुने हुए मखाने, ऐसा खाना चाहिए। और जो रात का खाना होता है उसमें हमें जैसे कि खिचड़ी है, ढेर सारी सब्जियों के साथ में कटा हुआ खीरा, चपाती, हरी सब्जी और सोने से पहले दालचीनी की चाय जरूर पीना चाहिए। जी, आपने ये बात हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छी कही कि सबसे जरूरी होता है हमारा स्वास्थ्य, और यदि हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, तो हम परिवार के बाकी सदस्यों को भी स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं। और शकुन जी, इसी के साथ जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में खेती है और आप लोग खेती भी करते हैं, तो आपका खेत कहाँ है और किस तरह की जमीन है? हमारा खेत है आमला के पास में, धौसरा गांव है एक, वहाँ पर है। और हमारे खेत में 2 तरह की जमीन है, जैसे काली भी है और दोमट भी है जी। और उसमें हम खेती करते हैं और हमने अभी जमीन के यानी तैयारी कर ली है, बुआई की जमीन बना के रख ली है। बारिश की फसल बोने की तैयारी में है। हमारा खेत आमला के पास में है और हमने अभी जो तैयारी कर रखी है आने वाली फसल, बारिश की फसल के लिए, जैसे कि उसमें फसल हम लोग ही करवाते हैं बटाई द्वारा, लेकिन हम हमारी खेत में जो फसलें होती है उस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको भी अपने आप को भी स्वस्थ
रखना होता है, पशुओं को भी स्वस्थ रखना होता है और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे, इसलिए हम जैविक खेती के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और उसी के अनुरूप हम खेती करवाते हैं। और जैविक खेती के तो बहुत से लाभ होते हैं। वो ये जैविक खेती के सबसे पहला प्रमुख लाभ तो ये होता है कि जैविक खेती करने से हम तो स्वस्थ रहते हैं, पशु भी स्वस्थ रहता है, हमारा स्वास्थ्य भी, और उससे बड़ी बात हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य है, वो उपजाऊ बना होता है। आजकल जो रासायनिक खाद कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से खेतों में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और हमारी जो फसलें हैं उसमें उपज भी कम आती है और उपज कम होने के कारण फसलों का की उनकी उपज सही तरीके से नहीं होती, जिससे हमें उसका लाभ भी नहीं मिल पाता। जी, तो जैसे आपने बताया कि आपके खेत में आप लोग जैविक की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो जैविक खाद आपको कहाँ से उपलब्ध होती है? जैविक खाद हम गोबर की खाद होती है और केचुआ खाद और हरी खाद होती है। हरी खाद वो होती है कि पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनके द्वारा हम खाद बनाते हैं और उसको उसमें डालते हैं। भी खादों जो अपन रासायनिक महंगी खाद है उसकी लागत से भी हम बच जाते हैं और हमारी फसल भी अच्छी होती है। और जैविक खाद जो है तो हमारे खेत में ही बन जाती, क्योंकि जिनके द्वारा हम खेती कराते हैं वो उनके यहाँ जानवर है, गाय भैंस, तो गोबर तो घर में ही हो जाता है, जिसकी वजह से हमको रासायनिक खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी, तो आपके यहाँ कौन कौन से अनाज लगते हैं? हमारे यहाँ बारिश में मक्का, सोयाबीन और धान, इनकी खेती होती है जी। और सब्जियां भी लगाते हैं। सब्जियों में जैसे भटा, टमाटर हो गए, पत्ता गोभी हो गए, फूल गोभी, बरबटी बहुत होती है, लौकी लगाते हैं। ये सारी सब्जियों का भी हम उत्पादन करते हैं। तो जैविक खाद का जो हम उपयोग करते हैं उसकी वजह से जो अपनी सब्जियां बोते हैं हम, तो उसका स्वाद अलग ही बढ़ जाता है और हमको पकाने में भी ज्यादा आसानी होती है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। वो कोई भी सब्जी अच्छी स्वादिष्ट बनती है और ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात कही शकुन जी आपने। मेरी जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो हम हमारी भूमि के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्रकृति जो पूरी है, पर्यावरण जो है, उसको भी अच्छा रख सकते हैं। और जैसे जैविक खाद की तो हमने बात कर ली, आपने बताया कि आपके खेत में सब्जियां भी बहुत सारी लगती है। मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जैसे फलों की और फूलों की भी खेती क्या आपके यहाँ की जाती है? हाँ, अभी तो हमारे यहाँ फलों में तो कोई ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, अपने ही स्वयं के लिए ही हम लगाते हैं जी। यानी कुल मिला के आपके घरेलू उपयोग के लिए आप लगा लेते हैं जी। और यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके खेत में पानी की व्यवस्था कैसी है, सिंचाई की? हमारे खेत में हमारा अपना ही निजी बोर है, जिसकी वजह से हम सिंचाई करते हैं जी। तो आपके यहाँ का जल स्तर किस तरह का है? जैसे अभी गर्मी का समय था, अभी एक ही बारिश हुई है छोटी सी, है ना? तो जैसे गर्मी के समय में आपको क्या दिक्कत हुई थी सिंचाई करने में? जी नहीं, हमें तो गर्मी के समय भी सिंचाई में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो खेत है, हमारा खेत नदी के पास में है, तो वहाँ पानी का वाटर लेवल अच्छा रहता है जी। तो आपको गर्मी में भी परेशानी नहीं हुई? हमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो गर्मी में भी परेशानी नहीं होती है हमारे यहाँ। जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी बारिश का समय आ रहा है तो हमें अपने घरों में भी पानी का स्तर बनाए रखने के लिए एक गड्ढा खोद के रखना, उसमें मिट्टी डालना है, रेत डालना है, कंकड़ डालना है, थोड़े से पत्थर, और फिर मिट्टी डाल के उसको पैक करके जो हमारा छत का पानी होता है तो उसमें उतारना है। तो इससे भी हमारे घरों के जो वाटर लेवल जो कम हो जाता है गर्मी में, तो वो बना रहेगा और हमें पानी की दिक्कत नहीं आएगी। जी, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि अब जैसे बारिश का समय आ रहा है तो यदि हर कोई इस तरह की व्यवस्था यदि अपने जल के स्रोत के पास कर ले तो बहुत हद तक के पानी की समस्या से वो जूझेंगे नहीं। और अब चलते चलते आप हमारे सभी श्रोताओं से, सभी बहनों से क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं बस एक यही बात कहना चाहूँगी कि हमें अपनी बहनों को अपना ख्याल रखना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे परिवार को भी हम स्वस्थ रख सकेंगे। इसके साथ ही मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूँ कि हम पानी का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हमारे घरों के आसपास हमें पेड़ पौधे लगाना
होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, और एक पौधा तो हमें लगाना ही चाहिए। और घर में गार्डन होना चाहिए। घर में यदि हमारे घर में थोड़े से पेड़ पौधे रहे तो शुद्ध हवा भी आती है, वातावरण भी अच्छा होता है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। बिल्कुल सही बात कही शकुन जी आपने, क्योंकि यदि हमारे घर के आसपास फूल खिले रहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हरियाली देख के तो वैसा भी अच्छा लगता है। और ये मौसम ही ऐसा है कि इस मौसम में जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी भूमि होती है, इसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो यदि हम कोई भी छोटा सा दाना लगा दे या कोई किसी पेड़ की कलम लगा दे तो जल्दी से लग जाती है। बस ये है कि हमें उसकी केयर करते रहना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, परिपक्व हो जाए और वो हमेशा के लिए तैयार रहे हमारी पृथ्वी पे। हमारी आगे की पीढ़ी के लिए वो अच्छा रहेगा। और शकुन जी आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और हमसे इतनी अच्छी बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती शकुन पाटिल से की गई बातचीत। और अब चलते हैं फिर से मनोरंजन की ओर और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा लोक भजन। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो। ओ लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो। गिरी को जइयो और रात ही रात अइयो। तुम गिरी को जइयो और रात लौट अइयो। तुम धौलागिरी को जइयो और रात ही रात अइयो। धौलागिरी को जइयो और रात ही रात अइयो। उगन ना पाए भानु, हाँ भान हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण किस्मत हमारी रूठी, रावण ने सीता लूटी। किस्मत हमारी रूठी, रावण ने सीता लूटी। किस्मत भी हमारी रूठी, रावण ने सीता लूटी। और पिता ने त्यागे प्राण, हाँ प्राण हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ हनुमान सजीवन लइयो। ओ लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो। हम अवधपुरी को जे हैं, मुख कैसे फिर दिखले हैं। हम अवधपुरी को जे हैं, मुख कैसे फिर दिखले हैं। हम अवधपुरी को जे हैं, मुख कैसे फिर दिखले हैं। हम अवधपुरी को जे हैं, मुख कैसे फिर दिखले हैं। मन में लई अब ठान, हाँ ठान हनुमान सजीवन लइयो। अरे लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बाण, हाँ बाण हनुमान सजीवन लइयो।
लक्ष्मण को लागो बान, हाँ बान हनुमान सजीवन लइयो। जब बूटी दई है सुंघाई, लक्ष्मण उठे हर साई। जब बूटी दई है सुंघाई, तब लक्ष्मण उठे हर साई। जब बूटी दई है सुंघाई, तब लक्ष्मण उठे हर साई। जब बूटी दई है सुंघाई, तब लक्ष्मण उठे हर साई। जय राम लखन बलवान, बलवान हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बान, हाँ बान हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बान, हाँ बान हनुमान सजीवन लइयो। लक्ष्मण को लागो बान, हाँ बान हनुमान सजीवन लइयो। हनुमान सजीवन लइयो, हनुमान सजीवन लइयो। रामचरण यादव और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये लोक भजन, और इस लोक भजन के बाद चलते हैं और करते हैं हमारी आज की कृषि चर्चा। श्रोताओं, हमारे जीवन में भोजन का बहुत अधिक महत्व है, और यदि भोजन में मसाले की बात करें तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने और हमारी पाचन क्रिया मजबूत बनाने और शरीर को रोगों से बचाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मसालों में औषधीय गुण होते हैं, जैसे हींग, जीरा, सौंफ, धनिया हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। साथ ही हमारी जो हल्दी होती है ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और दालचीनी शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। यदि सही मात्रा में हम मसाले का प्रयोग भोजन में करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि हमारे किसान भाई मसालों की खेती करते हैं तो इससे उन्हें आर्थिक लाभ हो सकता है, और इनकी खेती करके हमारे किसान भाई बहुत अच्छे तरीके से लाभ भी कमा लेते हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में मसाले वाली फसलों की बहुत अच्छे से फसलें तैयार होती है, और यहाँ की जो जलवायु है वो भी उसके लिए उपयुक्त है, यानी अच्छा इन फसलों का यहाँ उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और हमारे बैतूल जिले में हम देख भी रहे हैं कि हमारे किसान भाई जो है यहाँ बहुत से मसाले लगाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ की जो मिट्टी और जलवायु यह कुछ मसालों के लिए तो बहुत ही अच्छे है और बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हमारे जिले के कृषक भाई हल्दी, मिर्ची, लहसुन, अदरक की खेती करते हैं, जिसमें अच्छा मुनाफा वो ले रहे हैं। और अभी तो हमारे कुछ किसान भाई ने तेज पत्ते को भी लगाना शुरू किया है, और उसका भी जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा हमारे किसान भाई हमें बता रहे हैं। इसी के साथ जैसे बीज वाले यानी जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ ये भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। हमारे जिले में धनिया, मेथी प्राय हमारे हर किसान भाई अपने खेत में लगाते हैं, और इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्ते से लेकर इसके बीज तक का विक्रय हमारे किसान भाई बाजार में करते हैं और अच्छा मुनाफा ले लेते हैं। अब जैसे खरीफ का सीजन आ गया है और इसी सीजन को ही लो तो इसमें अभी हमारे किसान भाई हल्दी, मिर्ची और अदरक लगा रहे हैं। जून जुलाई में हल्दी, मिर्ची और अदरक लगाया जाता है। और मिर्च की यदि हम बात करें तो मिर्च वर्ष में 2 बार भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, यानी जून जुलाई और रबी की समय में फरवरी मार्च में हमारे किसान भाई इसे लगा सकते हैं। हल्दी और अदरक की खेती के लिए हमारे जो किसान भाई है वो अच्छी तरह से ज़मीन बनाते हैं, और कोई भी फसल की हम हमेशा बात करते हैं हमारे किसान भाइयों से हमारे कार्यक्रम के जरिए की, और उन्हें पता भी है ये सारी चीज़ें कि कोई भी फसल लगाने के पहले सबसे ज़रूरी प्रबंधन होता है कि जल की जो व्यवस्था है वो सही होना चाहिए, यानी जल निकासी की व्यवस्था सही होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब खरीफ की हम फसल लगाते हैं तो उस समय हमें यह कार्य सबसे पहले, यह प्रबंधन सबसे पहले कर लेना चाहिए। और शुरुआत में ही हमें, जैसे अब गर्मी के समय
समय में हमारे बहुत से किसान भाइयों ने मेड़ बांधन का भी काम कर लिया है, मेड़ सुधार का काम कर लिया है, और जो जल भराव की स्थिति वाली जगह में ऐसी व्यवस्था की है कि यदि ज्यादा बारिश होती है तो वो पानी को एक तरफ कहीं एकत्रित कर सके, जिससे उनके खेत का भी जल स्तर अच्छा बढ़ जाए। तो इस तरह से भी हमारे किसान भाइयों ने व्यवस्था करके रख ली है। और हल्दी और अदरक की जो खेती है उसमें भी जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। और यदि इसकी जो भूमि की यदि हम बात करते हैं इसे लगाने के लिए, तो दोमट बलुई मिट्टी इसके लिए उचित मानी गई है। और जैसे हम जब खेत बनाते हैं, 2 से 3 जुताई कर खेत जब समतल हो जाता है तब यह इसके लिए तैयार होता है। और इसे लगाने से पहले सबसे जरूरी होता है इसका उपचार करना। तो इसे बोने से पहले हमारे किसान भाई जो इसकी गांठ है उसका उपचार करते हैं, और उसके लिए सबसे जरूरी होता है फफूंदनाशक से उसे उपचारित करना होता है। और यदि जैविक उपचार यदि हमारे किसान भाई करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब खेत बनाते समय हमारे किसान भाई जब खेत बनाते हैं उस समय हमारे किसान भाई जैविक खाद डालते हैं, और उसमें गोबर की जो अच्छी सड़ी हुई खाद होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो उसे डालने से खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बहुत अच्छी होती है। उसी के साथ जब हमारे किसान भाई बुआई करते हैं तो उस समय ही खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था वे कर लेते हैं। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था करने के बाद भी खरपतवार लग जाते हैं। तो जब उसकी निराई गुड़ाई की जाती है, जब पौधे की जड़ों के पास साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, तो उस समय हमें धीरे धीरे खरपतवार हटा लेना चाहिए। बस हमें निराई गुड़ाई करते समय ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि जो उसकी जड़ें होती है उसको नुकसान न पहुंचे। तो इस तरह से निराई गुड़ाई करके हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और कीट नियंत्रण की भी व्यवस्था हम इसी तरह से कर सकते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो फसल है उसमें कीटों का प्रकोप हो रहा है, तो हमें समय रहते जल्दी से यदि हम किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर के यदि हम उसका उपचार करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। और यदि हम इन अदरक और हल्दी की सिंचाई की अगर बात करें तो जैसे कि अब वर्षा का मौसम लगने वाला है, तो जिस तरह से वर्षा होती है उसके अनुसार सिंचाई की व्यवस्था उसमें करने की आवश्यकता है। यदि वर्षा नहीं होती है तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता है, और वर्षा यदि होती है तो कोई मतलब ही नहीं है सिंचाई करके, ये तो हमारे किसान भाई भी जानते हैं। और हल्दी और अदरक की खेती के साथ साथ दूसरी खेती भी कर सकते हैं, जैसे अरहर मक्का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये खेती भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे बहुत से किसान भाई तेज पत्ते की भी खेती कर रहे हैं, तो भी हमारे जो बैतूल जिले की जो जलवायु है वो इसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो हमारे किसान भाई उसे भी एक बार लगाने का ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने नहीं लगाया है। तो ये भी मसाला जो है ये बहुत अच्छे दामों में बाजार में ये पत्तियां बिकती है तेज पत्ते की, तो ये भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कृषि चर्चा, और कृषि चर्चा के बाद चलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। माई झूले
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सावित्रीबाई यादव और सखियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत। और इसी लोकगीत के साथ संपन्न होता है आज का हमारा कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत हमारी सभी बहनों का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। फिर मिलेंगे नई नई कृषि जानकारियों के साथ। अभी आज्ञा दीजिए आपकी बहन अर्पणा को। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी आशा के साथ। जय राम जी की जय। जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।